एवरीवन, here I'm back with the video lecture and आज हमने एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग और बलिस्टिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग डिस्कस करनी है। सॉरी, ये टॉपिक बीच में से मिस हुआ था। सो पीएनएफ से पहले हम बेसिकली एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग और बलिस्टिक स्ट्रेचिंग को डिस्कस करेंगे और स्टैटिक स्ट्रेचिंग को। सो एक्टिव स्ट्रेचिंग बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में मैं कहूँ तो हमारे पास कंट्रैक्शन होती है एंटागोनिस्ट मसल्स की, ठीक है, दोज ऑन द साइड्स जॉइंट ऑपोजिट मसल्स जिनको आप कहते हो, ठीक है। Thus, to actively stretch the hamstring, the primary key flexors, the quadriceps, primary key knee extensors should be contracted. ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्टिव स्ट्रेचिंग में आपने ऑपोजिटली आपने काम करना है, ठीक है। सो एक्टिव स्ट्रेचिंग बेसिकली कैसे होगी कि जब आप स्ट्रेचिंग दोगे उन मसल्स को जो हमारे पास ऑपोजिट है, मतलब एंटागोनिस्ट मसल है, ठीक है। Passive stretching involves the use of gravitation force, force applied by another body segment or force applied by another person to move a body segment to the end of the range of motion. Active stretching provides the advantage of exercising the muscle groups used to develop force. With passive stretching, movement can be carried further beyond the existing ROM than the active stretching, but with the concomitant disadvantage of increased injury पोटेंशियल। ओके, द बेसिक अगर आप सिंपल सी चीज़ों का डिफरेंस देखोगे ना तो एक्टिव और पैसिव में जो हम बहुत लेन टर्म में बोल रहे होते हैं ना कि एक्टिव पर्सन खुद परफॉर्म करेगा, पैसिव जो थेरेपिस्ट है वो करवाते हैं, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ अनदर हैंड, कोई अपने दूसरे हाथ से स्ट्रेच देना चाहता है या कोई अपनी बॉडी का पार्ट डिफरेंट तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, वो कहलाता है पैसिव स्ट्रेच। एक्टिव स्ट्रेच क्या होता है, मेजरली पर्सन खुद देता है और वहाँ पे एक्टिव स्ट्रेच का मतलब ये है कि मैं ऑपोजिट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि क्वाड्रिसेप्स है ना, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स का जो स्ट्रेच होता है हम नी को फोल्ड करके ना, मतलब आप नी को फ्लेक्शन में लेके जाते हो और तब देते हो, तो मेजरली अब आप देखोगे कि क्वाड्रिसेप्स लेंथनिंग में जा रहा है, हैमस्ट्रिंग शॉर्टनिंग में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रेचिंग किसकी हो रही है, क्वाड्रिसेप्स की। शॉर्टनिंग में कौन सा जा रहा है, हैमस्ट्रिंग्स। तो बेसिकली जो ऑपोजिट मसल है ना वो आपका कहलाता है वो आपके क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेच होता है और इसको कहते हैं हम एक्टिव स्ट्रेचिंग। सिंपल सी अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं कहती हूँ कि एक बंदा है, ठीक है, और वो अपनी नी को, मतलब नी को यूँ फोल्ड कर लेता, ठीक है, और इस तरह से फोल्ड करता है तो क्वाड्रिसेप्स जो आपके पास इंटीरियर साइड के मसल्स हैं लेग थाई के, ठीक है, वो यहाँ पे लेंथनिंग में जाएंगे क्योंकि उनका टेंडन कहाँ पे लगा हुआ होता है, टिबिया के साथ जाके वो एंड करते हैं, ठीक है। सो टिबियल प्लाटू के ऊपर वहाँ पे उनका टेंडन अटैच होता है, सो सॉरी टिबियल ट्यूबरोसिटी पे, सो वहाँ पे जाके अटैच होता है, तो बेसिकली उनकी स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। तो हैम्स की क्योंकि आप एग्जांपल थी क्वाड्रिसेप्स के साथ, तो बेसिकली आप जब स्ट्रेच करोगे ना तो आप स्ट्रेच ऐसे होता है कि क्लियरली एंटागोनिस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे और बेसिकली स्ट्रेच किसको मिलेगा, आपके जो एगोनिस्ट मसल है, मतलब जिन मसल्स को आप स्ट्रेच देना चाहते हो जो क्वाड्रिसेप्स हैं, ठीक है। पैसिव स्ट्रेचिंग ये होती है कि कोई ऑपोजिट पर्सन बॉडी का सेगमेंट उसी तरह से मूव करता है, मतलब एंटागोनिस्ट पे टेंशन आप एंटागोनिस्ट मसल्स पे भी डालते हो और बाकी लिगामेंट्स टेंडन मसल्स पर भी, लेकिन इसमें मेजरली बात ये होती है कि स्ट्रेचिंग जो है वो कोई और पर्सन दे रहा होता है, मतलब आपकी फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो बॉडी के किसी और सेगमेंट से या कोई और बंदा उसको दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव स्ट्रेचिंग। इंजरी के चांसेस एक्टिव स्ट्रेचिंग में कम होते हैं लेकिन पैसिव स्ट्रेचिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो पैसिव स्ट्रेचिंग थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके पास इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन पैसिव स्ट्रेचिंग बहुत इफेक्टिव होती है जब आपको रिस्ट्रिक्शन मिल रही होती है मूवमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मसल की टाइटनेस हुई हुई है, कहीं पे आप पे पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सक रहा पेन की वजह से, अनदर इशू, तो वहाँ पे आप जब ऐसे स्ट्रेचिंग देते हो तो क्लियरली आप उसकी मूवमेंट इंक्रीज करा रहे हो, उसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करा रहे हो। अगर उसकी रेंज ऑफ मोशन पहले 90 थी तो अब 100 की तरफ जा रही है, 95 जा रही है, तो बेसिकली आपने उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज कराई है। तो यहाँ पे मेजरली आप चीज़ देख रहे हो कि हाँ एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है।
बैलिस्टिक और स्टैटिक की बात करते हैं ना, तो बैलिस्टिक बेसिकली आपके पास कहलाती है कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचेस, लाइक आप रिपीटेटिवली स्ट्रेचेस जब परफॉर्म कर रहे हो ना, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बैलिस्टिक। ठीक है, आप सीरीज ऑफ क्विक स्ट्रेचेस दे रहे हो और वो बाउंसिंग टाइप, लाइक आप एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, मतलब नॉन स्टॉप ऐसे रिपीटेटिवली दे रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक। ठीक है, बैलिस्टिक स्ट्रेच जो होता है ना, वो एक्टिवेट करता है हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं बार बार अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स डिस्कस नहीं करूंगी। हमने जीटीओ को जब डिस्कस किया है, हमने जब मसल स्पिंडल्स को डिस्कस किया, तो हमने उस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में स्ट्रेच रिफ्लेक्स को भी देखा है। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स को बेसिकली एक्टिवेट करता है और हमारे पास इमीडिएट डेवलपमेंट करता है टेंशन जो हमें चाहिए होती है किसी मसल को स्ट्रेच करने के लिए। और साथ साथ माइक्रो टीयरिंग भी हो रही होती है, क्योंकि माइक्रो टीयरिंग काफ़ी हद तक जो होती है ना आपकी स्ट्रेचिंग में, या आप कहते हैं मसल की हेल्थ इम्प्रूव करती है। ठीक है, माइक्रो टीयरिंग हमारे पास मसल की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो आपने मेजरली आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके पास क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है मसल्स की, तो आप वैसी परफॉर्मेंस करते हो। लेकिन इस स्ट्रेच को ना, ये नॉन कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, इसका एक्शन नॉन कंट्रोल्ड होता है। इसमें इंजरी के चांसेस ना थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव, पैसिव और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच होता है, इसलिए यहाँ पे इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा आ गए। तो बाउंसिंग इफेक्ट है, तो ये डेंजरस भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत क्विकली दे रहे होते हो, तो आपको पता नहीं होता समटाइम्स अगर आप तेज़ी से स्ट्रेच बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट ले जाते हो, तो उस केस में आप इंजरी भी कर सकते हो। तो इस केस इन बैलिस्टिक स्ट्रेचेस को ना काफ़ी हद तक अवॉइड किया जाता है, लेकिन इनको कुछ कंडीशंस में ऐड किया जाता है जहाँ पे आपको बहुत इमीडिएट डेवलपमेंट चाहिए होती है कि मसल में टेंशन जल्दी से डेवलप हो। ठीक है, जहाँ पे आपको तेज़ रिजल्ट चाहिए, आप वहाँ पे करते हो, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल माइक्रो टीयरिंग तो मसल्स में वैसे भी होती है स्ट्रेचिंग से, लेकिन ये कुछ थोड़ी ज़्यादा इफेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग स्ट्रेच ये है कि हमारे पास स्लो होता है, जितना हमें डिज़ायर चाहिए वहाँ तक लेके जाते हैं हम, और वहीं पे स्टैटिक रख के 30 to 60 मिनट रोक के रखते हैं और वैसे स्ट्रेच परफॉर्म करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे ऐसे कह सकते हो कि जैसे इंड्योरेंस ट्रेनिंग हम जब करवा रहे होते, तो इंड्योरेंस में हम रिपीटेटिवली मूवमेंट करवाते हो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब करवाते हो तो आप बेसिकली होल्ड करवाते हो। ठीक है, स्टैटिक इज बेसिकली लाइक दैट, 30 to 60 मिनट्स का आप स्ट्रेच परफॉर्म किया, होल्ड करवाया, 30 to 60 सेकेंड का, सॉरी। और ये बहुत ज़्यादा होता है, मुझे लगता है कि 10 to 20, 30 से ऊपर लोग बेयर नहीं करते। 30 बहुत ज़्यादा होता है, 30 से 40 भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप ये परफॉर्म करते हैं क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेच जो होता है ना, वो काफ़ी हद तक आपको एक ऑप्टिमल इफेक्ट देता है। ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो कि एक टोटल इफेक्ट देता है, एक ऐसा स्ट्रेच प्रोटोकॉल है जो आपको टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। मतलब एक जो फ्लैक्सिबिलिटी है ना टिश्यू की, वो काफ़ी हद तक देता है, और इंजरी के चांसेस भी कम होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेच है। आप जॉइंट की फ्लैक्सिबिलिटी को आराम से इंक्रीज करवा सकते हो। ओवरवेलमिंग है हमारे पास। ठीक है, 30 सेकेंड्स के देते हो आप। एक दिन में आप 4 से 5 रिपीटेशंस भी दे सकते हो, 3 to 4 टाइम्स भी दे सकते हो। इसमें डिवाइड कर सकते हो, लाइक आप दिन में 2 से 3 बार कर लें, या 5 स्ट्रेचेस दिन में 2 से 3 बार कर लें, इस तरह से। और मेजरली हम यही टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं जब हम अपने पेशेंट्स को भी गाइड करते हैं कि, लेकिन हम उनको 5 to 10 सेकेंड्स की ही स्टार्टिंग देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर हमें लगता है कि हाँ अब इम्प्रूव हो रही है कंडीशन, तो हम स्ट्रेचेस का टाइम बढ़ा लेते हैं, ताकि मसल की स्ट्रेंथ और इफेक्टिवली अच्छी हो जाए। ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो बेसिकली आप मेजर बात सारी यही है कि स्ट्रेचिंग सारी सेम होती है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, static stretching, this decreases in muscle strength, has been shown to translate to a significant decrement. ठीक है, 10 to 60 100 मीटर स्प्रिंट एज एंड्योरेंस रनिंग इवेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके से है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जैसे मैंने कहा ना आपको कि स्टैटिक जो है वो मेजरली एंड्योरेंस ट्रेनिंग या एंड्योरेंस फैक्ट्स के लिए हो रही होती है, लेकिन वो दैट आप ये कह सकते हो कि ये तो डिफरेंट तरह से आपको बताया गया कि कोचेस को भी ऐसा लगता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है मस्कुलर्स के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं समटाइम्स, क्योंकि आप बहुत ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो, बैलिस्टिक में आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट हर ट्रीटमेंट का होता है, लेकिन ऐसा है कि जब आप मसल्स पे काम कर रहे हो ना, और एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रहे हो, तो स्ट्रेचिंग जो होती है ना, बेसिकली माइक्रो टेयरिंग, स्ट्रेचिंग का बेसिक मकसद यही होता है कि माइक्रो टेयरिंग कॉज करना। फिर जब वो हील होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मसल्स के
इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करती हैं, बल्क इंक्रीज़ करती हैं, आपके सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है वहाँ पे, आपकी बॉडी में जो आपके पास बेसिकली टॉक्सिक मटीरियल्स है, वेस्ट मटीरियल्स है, दैट इज़ बेसिकली वो रिमूव होते हैं। फिर आप डिफरेंट तरह से आप ले रहे होते हो। इसी तरह डायनामिक स्ट्रेचिंग को भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो ऐसी स्ट्रेचिंग है जिसमें आप बॉडी को बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग के थ्रू इन्वॉल्व करते हो। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो मोशन हमारे पास कंट्रोल करता है, बाउंसिंग पैक नहीं होता। डायनामिक में आप बेसिकली सिर्फ मोशन पे काम करते हो। बैलिस्टिक तो ये था ना कि हमारे पास बहुत तेज़ स्ट्रेच दे रहे थे, लेकिन इसमें मोशन कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो हमारे पास डायनामिक स्ट्रेचिंग भी यूज़ होती है, जैसे हमने स्टैटिक की बात की कि एक होल्ड किया। डायनामिक भी आप यूज़ करते हो, लेकिन डिफरेंट रिसर्चेस डिफरेंट कहती हैं। आप टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो। कुछ करंट लिटरेचर ये कहता है कि वार्म अप करना चाहिए डायनामिक स्ट्रेचिंग के लिए, वो डिज़ायरेबल है। डायनामिक स्ट्रेचिंग कैसी है, आप परफॉर्म कैसे करते हो, मेजर चीज़ें सारी ये स्टैटिक जो है ना वो आप थोड़ी देर जैसे रोक के रखा। डायनामिक में ये होता है आप स्ट्रेच देते हो और साथ साथ मूवमेंट परफॉर्म करा के उस स्ट्रेच की रेंजेस को इम्प्रूव करवा रहे होते हो, ठीक है। बोथ ऑफ द स्ट्रेचिंग कैन इंड्यूस सोरनेस इन मसल्स दैट आर नॉट हैबिचुअली स्ट्रेच, ठीक है। वो सोरनेस मसल सोरनेस होती है, तो डॉम्स भी होती है, फटीग कॉज होती है। तो मेजरली ये डिफरेंट तरह की टेक्निक्स के बाद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो होते हैं जो मसल की पावर को रिगेन करने के लिए हमें आ रहे होते हैं, लेकिन सम बहुत ज़्यादा ही नहीं होते। कुछ लोगों में बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, कुछ में हाँ आप कह सकते हो कि ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये भी वेरी करता है कि आप पेशेंट की कंडीशन देख के, इसलिए आप स्टार्टिंग 5 to 10 सेकेंड से देते हो, फिर आप स्ट्रेचिंग को इंक्रीज कराते हो। तो पीएनएफ की टेक्निक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जाके आपकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जो कॉमन पैथोलॉजीज हैं जॉइंट्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्पेन से स्टार्ट करेंगे।